नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और देखिए आज के इस वीडियो से शुरुआत हो रही है क्रैश कोर्स की। बीपीएससी प्रीलिम जो 67th बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो चुका था, उस पेपर को फिर से लिया जाना है। ठीक है, ये तो आपको ही मालूम है। लेकिन रिसेंटली बीपीएससी ने इसका एक कैलेंडर जारी किया है, जिसके तहत मोस्ट प्रोबेबली ये आशंका जताई जा रही है कि ये एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के लास्ट मंथ में लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा उस कैलेंडर में लिखा गया है। लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये सितंबर से पहले होगा नहीं। ठीक है, सितंबर के ही लास्ट में हम लेकर चल रहे हैं। फिर भी हमने कोई डिसाइड नहीं किया है कि कितने दिनों तक का ये क्रैश कोर्स रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन, ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है। हमने इसको इस तरह से किया है कि जब तक ये एग्ज़ाम प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो लिया नहीं जाता है, तब तक ये क्रैश कोर्स चलता रहेगा। इसमें मैं आपको जो भी बीपीएससी के सिलेबस हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, उसके वेरियस चैप्टर से, उसके वेरियस टॉपिक से मैं आपको यहाँ पे लेक्चर लेकर आता रहूँगा, जिससे आप अगर पहले से प्रिपरेशन कर रखे हो तो आपका एक रिवीज़न होगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है, और ऑब्वियसली जब पिछला पेपर आपने दिया होगा तो उसमें थोड़ा आपको समझ में आया भी होगा, तो आपका जो प्रिपरेशन है इससे मजबूत होने वाला है, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिलने वाला है इस पूरे जर्नी में। तो आपको यहाँ पे साथ रहना है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्रैश कोर्स है, कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। यूट्यूब पे ही आपको ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस जर्नी की हम आज से शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। यहाँ हम उसी मदरसा की बात कर रहे हैं जिसमें बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपने स्टूडेंट्स को स्टडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसी मदरसा के हम बात कर रहे हैं। तो पहला मदरसा कहाँ पे सेटअप किया गया था भारत में, और ये सेटअप किया गया था ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल के टाइम में, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे राज कर रहा था। तो ये सेटअप किया गया था कैलकटा में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। बात है 1781 की, जब ये सेटअप किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसने ये सेटअप करवाई थी, वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो ये बताना है अगला आपका सवाल। यह है सर विलियम जोन्स। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये भी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उस पर आपको पता होगा, जो वॉरेन हेस्टिंग था पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब वॉरेन हेस्टिंग्स था, उस वक्त ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन करी गई थी, जिसको फाउंड किया था सर विलियम जोन्स ने। और उस वक्त जो सर विलियम जोन्स हैं ये एक्चुअली में जस्टिस हैं। ठीक है, कहाँ के, तो कैलकाटा हाई कोर्ट के ये जस्टिस थे, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो वाराणसी में पहला संस्कृत महाविद्यालय किसने फाउंड किया था। तो इस पर्सन का नाम था जोनाथन डंकन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, और इसको फाउंड किया गया था 1791 में। और देखिए, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर उस क्वेश्चन को पढ़ के दीजिए। ठीक है, ये एक पढ़ने का तरीका अडॉप्ट कीजिए, तभी आप ऑनलाइन तरीके में थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है आपको। नेक्स्ट है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इंग्लिश मेन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। तो पहली बार कौन सा अंग्रेज़ था जिसने भगवद गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। पहला अंग्रेज कौन सा था, तो ये कौन सा था, चार्ल्स विल्किंस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स जो था
वो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। अब क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो जो ओरिएंटल एजुकेशन है उसको स्प्रेड करे, फैलाए, तो इसलिए ये भगवत गीता को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा था, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रही थी भारत में। जो है वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था, वेस्टर्न लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा था, इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा था एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। Who among the following was the first to translate कालिदास फेमस वर्क शकुंतला into इंग्लिश? तो कालिदास का एक बहुत ही फेमस बुक है शकुंतला। तो इस शकुंतला को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला पहला पर्सन कौन था? तो ये था सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वॉज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किससे रिलेटेड है, इसमें किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ये रिलेटेड है एजुकेशन से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए बात है 1853 की। ठीक है, 1853 की बात है, जब ये रियलाइज़ किया जा रहा था कि भारत में एक सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए एजुकेशन का। ठीक है, और शिक्षा व्यवस्था जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो, एक सिस्टमेटिक वे में हो। तो इसके लिए क्या किया गया कि वुड्स डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड थे, ठीक है, जिसका नाम था सर चार्ल्स वुड, इनको बनाया गया प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष ऑफ किस चीज़ का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब ये जो बोर्ड बनाया गया जिसके हेड रहे चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस बोर्ड का मेन काम था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न नॉलेज है, उसको इंडियन पीपल में इम्पार्ट करें, वहाँ ये इंडियन लोगों के तक पहुँचाएं और उनके जो इंटेलेक्चुअल है और मोरल कैरेक्टर है वो वेस्टर्न एजुकेशन के साथ डेवलप करें। ठीक है, इसके थ्रू था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करना चाहिए। जितने भी प्रोविंस है, आपको पता होगा उस वक्त जो है जैसे आज राज्यों में बटा है हमारा देश, उसी तरह से उस वक्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर प्रोविंसेस में बटा रहता था। ठीक है, प्रोविंस कहा जाता था। उसी तरह से फिर कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी पर बनाया जाए, और उसी वक्त इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच के थ्रू ही बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था, बड़े बड़े, क्योंकि ये बड़े बड़े शहर थे उस वक्त। ठीक है, ट्रेड सेंटर भी थे, तो इनको लंदन यूनिवर्सिटी के बेस्ड पर यहाँ पे कॉलेजेस ओपन किए गए, यूनिवर्सिटी ओपन किए गए। फिर इसके तहत ही था कि हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी प्रोविंस है, सब में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए, अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल होना चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे करी गई। और जो इंडियन नेटिव्स हैं उनको अपने मदर टंग में इन्हें जो है वो भी शिक्षा देने की व्यवस्था करी गई। फिर प्रोविज़न ये रखा गया कि सिस्टमेटिक मेथड ऑफ एजुकेशन हो प्राइमरी लेवल पे, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। और जैसे गवर्नमेंट को ये भी करना था कि जो वीमेन की एजुकेशन है वो भी इंश्योर करना ज़रूरी था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई चार्ल्स डिस्पैच के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक तरह से एजुकेशन रिफॉर्म के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कमीशन एक तरह से सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? तो हंटर कमीशन सेटअप किया गया था। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, तो हंटर कमीशन जब सेटअप किया गया था तो ये किस चीज़ के डेवलपमेंट पे ये फोकस करता था हंटर कमीशन? ये इस क्वेश्चन के आंसर से बताना है। एजुकेशन सिस्टम तो श्योर है कि ये एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा एजुकेशन? तो ये प्राइमरी एजुकेशन पे इसका फोकस था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एजुकेशन में ये डेवलपमेंट यहाँ पे ढूंढी जा रही थी। और
तो W हंटर थे, ठीक है। इनके अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाई गई, एक कमेटी बैठाई गई जो रिव्यू कर रहा था 1882 में, जिसको रिव्यू करना था प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है। जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो सके, या फिर जो फीमेल है जो लड़कियां हैं उनके लिए एजुकेशन प्रॉपर हो पा रही है प्राइमरी एजुकेशन में क्या है कि नहीं, वो सब चीज़ों को रिव्यू किया गया था। और ये जो कमीशन है इसको ऑर्गेनाइज़ किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इस्टेब्लिश। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को कब स्थापित किया गया था, सेटअप किया गया था? 15 अगस्त 1906 को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके थ्रू बेसिकली इंडिजिनस एजुकेशन को प्रमोट करना था, यानी कि आप जैसे देख रहे थे अंग्रेज लोग जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे, उसी तरह से ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो सेटअप किया गया था ये भारत के इंडिजिनस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये सेटअप किया गया था। नेक्स्ट, सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सैडलर कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड था, एजुकेशन के लिए ही सेटअप किया गया था, ठीक है। तो जो सैडलर कमीशन है ना, ये एक्चुअली में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, ठीक है, जिनका नाम था M.E. सैडलर, इनको इसका हेड बनाया गया। और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन थी उसमें क्या कंडीशंस है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उसको रिव्यू करने के लिए ये सैडलर कमीशन अपॉइंट किया गया था। और ये कब अपॉइंट किया गया था? 1917 को ये सेटअप किया गया था सैडलर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वही है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन सेटअप किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कब ये सेटअप किया था? तो अभी हमने आपको बताया 1917 में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लॉर्ड मकाले वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लॉर्ड मकाले जो हैं ये थे इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अंग्रेज़ जो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन है वही इंडिया में प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए जो विलियम बेंटिक गवर्नर ऑफ इंडिया, इसने अपॉइंट किया लॉर्ड मकाले को, ठीक है। एक कमेटी बनाई जिसके हेड बनाए गए लॉर्ड मकाले ने रिकमेंड किया कि यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को हम प्रमोट करते हैं थ्रू इंग्लिश के थ्रू हम जो लिटरेचर है यूरोपियन या फिर साइंस है उसको हम प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा, जिसको ऑब्वियसली लॉर्ड बेंटिक ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट कर लिया। और फिर क्या हुआ कि जो 1835, ठीक है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन 1835 एक आया, उसके थ्रू इंग्लिश को एज ऑफिशियल लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इंडियाज़ कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन वॉज रिलेटेड टू। अब द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है आपको बताना है। तो देखिए ये रिलेटेड है एक्चुअली में एजुकेशन से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एजुकेशन को तो अंग्रेज़ लोग भारत में प्रमोट कर रहे थे, लेकिन जो एजुकेशन है उसका कितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से हर वर्ग के पास ये एजुकेशन पहुंच रहा था, ये बड़ा दिक्कत था, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सोचा अंग्रेज़ों ने कि क्या करते हैं कि जो एलाइट ग्रुप है ना,
इंडिया के जो एलाइट ग्रुप हैं, अब एलाइट ग्रुप मतलब जो धनी मानी जो संपन्न लोग हैं उनको हम एजुकेशन दे देते हैं, ठीक है। और ये लोग बाद में धीरे धीरे अपना सब एजुकेशन बाकी गरीबों ये सब में फैलाते रहेंगे। इनका ऐसा कुछ माइंड काम कर रहा था। तो इसी को हम बोल रहे थे द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, मतलब कि जो हाई हाई क्लास लोग थे उनसे जो एजुकेशन था नीचे तक जा ही नहीं रहा था एजुकेशन, बस हाई क्लास लोग ही थोड़े बहुत पढ़े लिखे रह रहे थे, ठीक है। गरीबों में वो एजुकेशन का स्प्रेडिंग वहाँ पे फैल ही नहीं पा रहा था। तो यही जो हाई क्लास से लोअर क्लास तक एजुकेशन का फिल्ट्रेशन हो रहा था, फिल्टर हो जा रहा था, जा नहीं रहा था, इसी को बोला जा रहा था द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वॉज, भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? ऑब्वियसली द बंगाल गैजेट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि पब्लिश कहाँ से किया जाता था? कोलकाता से, ठीक है। कोलकाता से पब्लिश किया गया जाता था 1780 में, 1780 में इसकी शुरुआत हुई थी द बंगाल गैजेट का। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड प्राइमरली इम्प्लीमेंटेड द प्रेस सेंसरशिप? तो सबसे पहले किसने प्रेस सेंसरशिप इम्प्लीमेंट किया? यानी कि अब अगर आप पेपर न्यूज़पेपर या कोई भी चैनल्स वगैरह ये अगर चलता है, न्यूज़पेपर बेसिकली प्रिंट मीडिया ही वर्क करती थी, तो अगर ये सब अगर वर्क कर रही है तो पहले आपको सरकार से उसकी परमिशन लेनी होगी। तो सबसे पहले इसने किसने ये इम्प्लीमेंट किया था? ये था वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली एक सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 लाया गया था, ठीक है। इसके थ्रू ही ये सेंसरशिप लगाया गया था प्रेस पे, तो ये याद रखना है। और देखिए ये जो प्रेस सेंसरशिप वेलेज़ली ने लाया था, इसको एंड किसने किया था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1799 में लाया गया था और इसको कैंसिल किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग ने इसको कैंसिल कर दिया था कब? 1818 की। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? अब जो पहले तो एक प्रेस सेंसरशिप एक्ट लाया गया था जो कि बहुत ही मामूली सा था, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट जो 1799 अभी हमने डिस्कस किया, तो वो तो फिर उसको हटा दिया गया था, वो तो बहुत छोटा मोटा था। इस बार लाया गया सेंसरशिप का बाप, और ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। और इस पे एक तरह से समझिए कि जितने भी प्रेस थे इंडिया में उस वक्त, उन सब पे पाबंदियां लग गई थी, ठीक है। बिना मजिस्ट्रेट के, जो भी उस ज़िले के मजिस्ट्रेट हैं, उनके परमिशन के, उनके बिना प्रायर परमिशन के आप कोई भी पेपर न्यूज़पेपर कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, कुछ भी मैगज़ीन वगैरह कुछ भी पब्लिश आप नहीं कर सकते थे। यानी कि फुल यहाँ पे कंट्रोल हो चुका था प्रेस पे, प्रेस बिल्कुल। और ये भी था कि अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रेस में लिखा तो आपको जेल होगी, ठीक है, आप पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो इस एक्ट को पास किसने किया था? इस एक्ट को पास किया था लॉर्ड लिट्टन ने, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, लॉर्ड लिट्टन ने इस एक्ट को पास किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को। और इस एक्ट को यहाँ पूछा जा रहा है कि रिपील्ड किसने किया, किसने इसको ख़त्म कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878? तो आप अब को आंसर करोगे लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म कर दिया था। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज जर्नलिस्ट?
तो जर्नलिस्ट के तौर पर पहला भारतीय कौन थे जिन्होंने अपने काम के लिए उन्हें जेल भेजा गया था? ठीक है, तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, बाल गंगाधर तिलक पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने महाराजा ऑफ कोल्हापुर को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था, जिसके लिए इनको 4 महीने का जेल हुआ था। और इन्होंने चापेकर ब्रदर्स को प्रवोक भी किया था कि 2 अंग्रेज़ों को मारने के लिए। तो ये इल्ज़ाम था, इसके लिए इन्हें जेल जाना पड़ा था। और एज ए जर्नलिस्ट ये थे, क्योंकि इन्होंने ये रिपोर्ट कर रहे थे चीज़ों को। नेक्स्ट, पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश्ड बाय। तो एक पर्शियन अखबार था मिरातुल अखबार, जो कि वीकली आया करता था। ठीक है, इसको कौन पब्लिश किया करते थे? राजा राम मोहन रॉय, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय को मल्टी लैंग्वेज पता थी, बहुत सारे लैंग्वेजेस ये जानते थे, जैसे इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, अरबिक, ग्रीक, लैटिन, ये सब राजा राम मोहन रॉय जानते थे। अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। तो ये काफ़ी सारे लैंग्वेज में पब्लिश करते थे न्यूज़पेपर वगैरह। इनके और भी आते थे, जैसे संवाद, कौमुदी। ठीक है, फिर है जैसे प्रज्ञा, प्रज्ञा का चांद। ये सब जो न्यूज़पेपर है, इसको कौन पब्लिश करते थे? तो राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे कमेंट में आपको बताना है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, किस मुग़ल शासक ने दी थी? अब मैं यहाँ भी हिंट आपको दे दिया मैंने। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर भारत में पब्लिश हुआ उदत मार्तंड। ठीक है, कब हुआ था? 30 मई 1826 को ये पहला हिंदी न्यूज़पेपर था। बताइए कहाँ से पब्लिश किया गया था? कोलकाता से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके काफ़ी सारे एडिटर थे, जैसे पंडित श्रीधर शुक्ला। ठीक है, पंडित श्रीधर शुक्ला थे। फिर काफ़ी एक्चुअली पब्लिश इनको हमेशा से किया जाता था पंडित जुगल किशोर शुक्ला के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, द जर्नल गद्दर ऑफ गद्दर पार्टी वॉज कौन सा जर्नल था? ठीक है, ये मंथली आता था, डेली आता था, वीकली या फोर्टनाइटली जर्नल था गद्दर। तो गद्दर पत्रिका थी जो, ठीक है, जो कि एक गद्दर पार्टी, आपको पता होगा ये गद्दर पार्टी, जो कि सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी को सेटअप किया गया था, फाउंडेशन किया गया था सैन फ्रांसिस्को। कब? 1913 में। 1913 एक्चुअली, 1931 नहीं, 1913। तो ये जो जर्नल था ना, ये एक्चुअली में वीकली था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और जब पहली बार गद्दर रिलीज़ हुआ था, तो ये बेसिकली सिर्फ उर्दू लैंग्वेज में आया करता था। कौन थे इसको पब्लिश करने वाले? तो वही जो गद्दर पार्टी के थे। कौन? लाला हरदयाल। मेनली लाला हरदयाल को ही यहाँ पे रखा जाता है, या फिर सोहन सिंह भाकना को। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। तो ये भी एक जर्नल है, अमृत बाजार पत्रिका। किसने इसको फाउंड किया? तो शिशिर कुमार घोष ने। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और देखिए, अमृत बाजार पत्रिका जो है, ये 1868 में इसका फाउंडेशन किया गया था। कब? 1868 ईस्वी में। शुरुआत में तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बंगाली लैंग्वेज में आया करता था,
बाद में फिर इंग्लिश में भी ये आने लगा था, अमृत बाज़ार पत्रिका। एंड ऑब्वियसली कहाँ पे, कोलकाता से इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोकमान्य भी कहते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने शुरुआत करी थी न्यूज़पेपर की। बताइए कौन सा न्यूज़पेपर है। तो केसरी को भी इन्होंने शुरुआत किया है और मराठा न्यूज़पेपर को भी इन्होंने ही शुरुआत किया है, बाल गंगाधर तिलक ने। यानी ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन। केसरी जो न्यूज़पेपर थी, इसको मराठी लैंग्वेज में ये आया करता था, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में। और मराठा जो न्यूज़पेपर थी, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आया करता था। और इसकी शुरुआत किसने करी है, बाल गंगाधर तिलक ने। तो एक न्यूज़पेपर है सोम प्रकाश। बताइए कि सोम प्रकाश न्यूज़पेपर को किसने शुरुआत करी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 1859 में सोम प्रकाश न्यूज़पेपर की शुरुआत करी गई है। बेसिकली ये न्यूज़पेपर हाईलाइट करता था वेलफेयर ऑफ फार्मर। जब इंडिगो मूवमेंट चल रहा था उस वक्त फार्मर के कल्याण की बातें इस जर्नल में आया, इस न्यूज़पेपर में आया करती थी, सोम प्रकाश। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द लैंग्वेज इन विच इंडियन ओपिनियन पेपर वॉज पब्लिश्ड। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन पेपर जो था, या फिर न्यूज़पेपर कहें, मैगज़ीन कहें, इंडियन ओपिनियन, जिसकी शुरुआत करी थी हमारे एमजी ने, महात्मा गांधी ने शुरुआत करी थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ पे करी गई थी, साउथ अफ्रीका में शुरुआत करी थी इंडियन ओपिनियन में। और इस यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज नहीं है, किस लैंग्वेज में नहीं इंडियन ओपिनियन रिलीज़ किया जाता था। तो देखिए, इंडियन ओपिनियन जो पेपर थे या पत्रिका थी, इसको रिलीज़ किया जाता था इंग्लिश में भी, गुजराती में, तमिल में, हिंदी में भी इसको रिलीज़ किया जाता था, लेकिन इसको उर्दू में रिलीज़ नहीं किया जाता था। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि नोट द लैंग्वेज। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो जो क्रांतिकारी बातें थी, जिसमें क्रांतिकारी क्रियाकलाप जिस न्यूज़पेपर में थी, जिस जर्नल में थी, ठीक है, जिस पत्रिका में थी, इनमें से कौन सा वैसा वो पत्रिका नहीं है जिसमें रेवोल्यूशनरी बातें, क्रांतिकारी बातें नहीं लिखी गई थी, ठीक है। तो ये थी यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी द्वारा ये लिखी गई जर्नल थी, ठीक है। ऑप्शन डी द करेक्ट है। बाकी संध्या हो, युगांतर हो, गद्दर हो, ये सब जो भी जर्नल था, ये सब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड था। इसमें लोगों को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, लोगों को क्रांतिकारी बनने के लिए यहाँ पे इस सब में बताया जाता था, उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे दी जाती थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स यूज्ड टू बी पब्लिश्ड फ्रॉम पटना। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसको पटना से पब्लिश किया जाता था, ठीक है। बात है ये 1931 की, 1931 में ये पब्लिश किया जाता था। ये कौन सा न्यूज़पेपर है, तो इसका नाम है इंडियन नेशन। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। जो दरभंगा किंग है, दरभंगा राजा, ठीक है, कामेश्वर सिंह जो थे ना, कामेश्वर सिंह, जिनको दरभंगा राजा, आज भी दरभंगा का किला मौजूद है, दरभंगा बिहार का जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो कामेश्वर सिंह ने ही इस पत्रिका का, इंडियन नेशन को फाउंड किया था, इसको सेटअप किया था, ठीक है। यही यहाँ पे पब्लिश करते थे पटना से इंडियन नेशन। तो एक था इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं बीपीएससी के, उससे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आता रहूँगा, ठीक है। और बार बार इंडियन हिस्ट्री के अभी बहुत सारे टॉपिक्स मैं लेकर आऊँगा बीच बीच में, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये क्रैश कोर्स इसी तरह से आपको कंटिन्यू रहेगा। और एक चीज़ कि
अगर वीडियो पसंद आया, अगर ये इनिशिएटिव हमारा आपको सही लग रहा है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके उन दोस्तों तक ये पहुंच पाए जिन्हें ज़रूरत हो। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।